हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को सीटेट के लिए मैथ्स की तैयारी के लिए आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कुछ प्रॉब्लम्स जो दोस्तों सीटेट में आ चुके हैं। गौर से देखेंगे इस प्रॉब्लम को तो ज़रूर आप लोग सीख जाएंगे। कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है, परंतु यदि आप देखते हैं गौर से तो ज़रूर सीखेंगे। कुछ ही प्रॉब्लम का सेट लेकर के मैं आया हूँ, तो चलते हैं। एक प्रॉब्लम है, इसको आप देखिए। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। कोई भी संख्या हो उसके गुणनखंड को निकालेंगे और उसका योगफल करके हम अपने आंसर को सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। तो दोस्तों 210 है, 210, तो इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुने 210 होगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 210 को तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 गुने 105 हो जाएगा। आप देख लीजिए करके। 2 दहन 20, 5 दूना 10 का शून्य हाथ में 1, 10 दूना 20 के 21 हो जाएगा। तो 2 गुने 105 हो जाएगा। 3 से भी कटेगा, 7 तिया 21, 3 गुने 70। आप 210 को ये सब संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा। फिर दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे 210 को तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 0 लास्ट में है। तो 5 गुने आपका 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 का 20 और 1 पर शून्य 10, 5 दूना 10, यानी 5 गुने 42। दोस्तों 6 भी आपका आ जाएगा। क्यों? 6 से डिवाइड कीजिए 210 को, देखिए 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 त्रिक 18, 2 20 1 21, 3 पर शून्य, 6 पंचे 30, यानी 6 गुने 35, यानी इतना कुछ आ रहा है। और कुछ आएगा दोस्तों, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी पर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह तो इतना ही है। आपको इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर 70 में 7 है, यानी इसको अगर और ब्रेक करेंगे 210 को तो 7 गुने 7 या 21, 30 भी आएगा दोस्तों। 7 आ गया, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 से भी आ जाएगा दोस्तों। 10 से 10 21 दहन 210, यानी 10 भी हो गया। 11 से नहीं कटेगा 210, 12 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से कट सकता है क्योंकि 70 है यहाँ पर, 14 पंचे 70, यानी 14 से भी कटेगा, यानी 14 गुने आपका हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ दूसरे कलम से, दूसरे कलर से कर देता हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए एक ये है, यानी 1 और 210 हो गया, कॉपी पर नोट कर लीजिए। यानी 210 और 1 को जोड़ लेना है, लेकिन जोड़ने का भी तरीका बताऊंगा पहले। 2 गुने 105 है, यानी 2 और 105 को जोड़ेंगे। 3 गुने 70 है। थोड़ा अच्छा सवाल है और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत भारी नहीं है, आसान ही हुआ। अगर आप 7th 8th तक पढ़े हैं तो इसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 7 गुने 30 हुआ, ये भी एक सेट हो गया। 10 गुने 21 हुआ, 21 दहन 210, ये भी हुआ। और 14 गुने 15 हुआ। तो इतने सारे नंबर्स हुए आपके। इसी नंबर्स को ऐड करना है दोस्तों, यानी 1 2 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 10 आपका हो गया 34। कहने का मतलब है कि आप इसको 1 2 3 5 6 14 10 7 सबको जोड़िए, फिर 30, फिर 21, फिर 15, फिर इधर में 35, फिर 42, फिर 70, फिर 105 है, फिर 210 है। सबको जोड़ देंगे दोस्त, तो जोड़ने के बाद आपको आएगा ये 576। ये जोड़ने के बाद आएगा दोस्तों 576। आप जोड़ करके देख लीजिए, यानी इस आधार पर आपका आंसर ए हो जाता है। अब हम इसको हटा रहे हैं दोस्तों, डिलीट कर रहे हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका आंसर हो जाएगा आपका 576, क्योंकि जितना भी गुणनखंड हमने किया है वो गुणनखंड को फिर हम एक बार लिख लेते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3
जोड़ 5, जोड़ 6 भी हुआ था, जोड़ 7 भी हुआ, फिर 7 के बाद 10 हुआ था, 10 के बाद दोस्तों 14 हुआ था, 14 के बाद हुआ था 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 30, 30 के बाद हुआ था दोस्तों 35, 35 के बाद हुआ था 42, 42, 42 के बाद आया था 70, 70 के बाद आया था दोस्तों 105, 105 के बाद लास्ट वाला नंबर आपका 210। यानी ये 210 के धनात्मक गुणनखंड इतना हुआ दोस्तों, और इसी का योगफल निकालेंगे तो आपका 576 साहब आएगा। इसलिए आपका एक आंसर करेक्ट हुआ। सीटेट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है और इसी तरह का कुछ भी आपका दिया रहेगा। ऐसा नहीं है कि इससे भारी हो या इससे आसान हो, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का 210 का दिया है तो हो सकता है कि आपका 70 का पूछ दे, 90 का पूछ दे, 96 का पूछ दे, इसी तरह से रहेगा ऑप्शन में। यानी आप गुणनखंड अगर अच्छा से करना जानेंगे तो ज़रूर आपका कोई ना कोई आंसर टच होगा, लेकिन ऐसा नहीं गलत में नहीं टिक लगा दीजिएगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी सीटेट में पूछा है, 33 नंबर क्वेश्चन था उसका, वो सेट में बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन 32 है दोस्तों, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए 10 इकाई है, बड़ा अच्छा लिखा है, 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 किसके बराबर है। तो 10,000 का मतलब क्या होता है पहले लिखिए। ये 10,000 जो आपका है इसके लिए क्या अच्छा होगा, 10,000 कैसे शब्द में लिखेंगे, सॉरी अंक में, 10 पर 3 जीरो लिखेंगे तो 10,000 हो जाएगा दोस्तों। अगर अंकों का ज्ञान नहीं है तब तो हिसाब में दिक्कत होगा, अंक का ज्ञान सीखना पड़ेगा। 10 दहाई है दोस्तों, यानी 10 दहाई 10 होता है, तो 10 हो गया ये 10 दहाई, और 10 इकाई यानी 10 का 10 दहाई 100 होता है, 10 दहाई 100 होता है दोस्तों, 10 दहाई 100, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर से 10 दहाई का मतलब ये हो गया 100, और 10 इकाई का मतलब हो गया दोस्तों 10, यानी इसको ऐड कर दीजिएगा तो 0 0 0 हो गया, फिर 0 1 1 हो गया, फिर यहाँ पर 0 1 1 हो गया, फिर यहाँ 0 का 0 हो गया, फिर 1 का 1 हो गया। तो 1 0 1 1 1 0 नहीं 1 0 1 1 0 हो गया, यानी 1 0 1 1 0 आपका दोस्त आंसर नंबर C 3 में आ रहा है। देखिए मिल रहा है, 1 है 0 है 1 है फिर 1 है फिर 0 है, 1 है 0 है 1 1 है 0 है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होता है दोस्तों। तो आप देख लिए कि 32 का 3 आंसर हो गया। तो मैथ में अगर 15 नंबर ले आते हैं सीटेट में और सब पेपर अच्छा होगा दोस्तों तो ज़रूर रिजल्ट आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पॉज करके रोक लीजिएगा, आप लिख लीजिए। ये स्थानीय मान का क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, कलर थोड़ा चेंज कर लीजिए। 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है, यानी क्या अंतर है। तो स्थानीय मान तो बहुत आसान होता है और अंकित मान भी बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 इसमें कहाँ है, 5 का स्थानीय मान खोजना है। तो 1 यहाँ 2 है 6 है 3 है 5 है, 5 को देख करके एरो देख करके देखिए आप 5 लिख लीजिए। पहले स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 लिख लीजिए, और 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 ठो शून्य दे दीजिए दोस्तों, ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना है। तो 5,000 हो गया, ठीक है, 5 का स्थानीय मान हो गया दोस्तों। अब इसका अंकित मान जो है 5 ही होगा, अंकित मान जो रहेगा अंकित वही अंकित मान हो गया। स्थानीय मान जो है वो संख्या रहेगा और संख्या के बाद जितना अंक आता है जो भी उतना 0 कर देंगे। तो 5,000 और 5 का अंतर कितना होगा, तो दोस्तों 5,000 अंतर पूछ रहा है, अंतर माने घटा होता है, उसमें से 5 को घटा दीजिए, सिंपल सा बात है कि 4,995 होगा, क्योंकि इसी में 5 जोड़ेंगे तो 5,000 होगा दोस्तों। ये तो प्लस हो गया है तो ये तो नहीं होगा कभी, ये 495 ये तो होगा ही नहीं, और 0 तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, पहले हम आंसर को टिक लगाने से पहले क्या क्या नहीं होगा उसको क्रॉस कर लीजिए परीक्षा में जल्दी से।
तब संभावना बन जाएगी कि कौन सा आंसर होना है, क्योंकि 5 घटाइएगा तो आपका 4995 आएगा दोस्तों। घटाओ नहीं आता तो घटाओ पर प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक संतरा, इस तरह का क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लिखा हुआ देख करके नहीं बना पाते हैं दोस्तों। कुछ नहीं है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। एक संतरे का मूल्य, सपोज कीजिए कि संतरा का कलर भी मैं ले लेता हूँ, संतरा का कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, चलिए येलो कलर ले लेता हूँ। सपोज कीजिए कि एक संतरा है दोस्तों, और संतरे का मूल्य जो है 5.5 रुपया है, यानी 5 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है। सेब है ये, मान लीजिए। सेब का कलर लेकर देख देते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा सा आ जाए। चलिए सेब का कलर ले लीजिए, ये थोड़ा सेब का कलर हो गया। तो सेब है 1 किलो का, ये एक सेब का है, यहाँ 1 केजी का दाम है। 1 केजी, 1 केजी का दाम है 80 रुपया दोस्तों, ठीक है। तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य, तो 1.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया, एक का इतना है, तो 1.5 दर्जन मतलब हो गया, 1 दर्जन मतलब 12 पीस होता है, और 1.5 दर्जन मतलब 12 पीस में 6 दर्जन, 6 पीस और जोड़ दीजिए तो 12 6 18 पीस हो जाएगा दोस्तों। ऑफसेट 18 पीस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी 18 से 5.5 रुपया को गुना करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, पहले गुना कर लीजिए, 5 50 गुने 18, 0 18 5 90 का 0, हाथ में 9, 18 5 90 और 9 99। देखिए 18 0 0, 18 5 90 का 0, हाथ में 9, 18 5 90 और 9 हासिल है 99, और 2 अंक के बाद 0 है, 0 5 के बाद, तो यहाँ पर डबल अंक के बाद 0 हो जाएगा, 0 0 के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 99 रुपया हो गया दोस्तों। यानी संतरा का दाम हो गया 99 रुपया। और पूछ रहा है 2 दर्जन संतरे का, नहीं 1.5 दर्जन संतरे का तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मिल। तो 1 किलो का सेब का दाम तो 80 रुपया है, ये क्लियर है। चलिए 80 रुपया लिख लीजिए आप, 80 रुपया है। अब 3/4 किलोग्राम, यानी 3/4 को 3/4 बोलिएगा, और उसमें 80 रुपया से गुना कर दीजिए। 4 दूना 80, मतलब 4 दूना 8 और 0, अब 20 तिया 60, यानी 60 रुपया ये हो गया दोस्तों। तो 80 रुपया, 60 रुपया और 90 रुपया, ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए। 80 रुपया, ये 80 रुपया हो गया, ये 99 रुपया हो गया, और 60 रुपया, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 8 6 14, यानी 140 ये हो गया, और 140 में 99 जोड़ दीजिए, 99, तो 9 0 0 9 0 सॉरी 9 0 9 जोड़ेंगे तो, और 9 4 13 के 3, हाथ में 1 1 2, यानी 239 रुपया हुआ दोस्तों आपका आंसर। तो अब चलते हैं क्या आंसर है उसमें देखते हैं। 239 को याद रखिए, चलते हैं आंसर की ओर। 239 है दोस्तों आपका, देखिए 239 भी है, ये 3 नंबर में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बढ़िया तरीक़ा से देखा, सीखा। अगर नहीं सीखे तो फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को, ज़रूर देख के सीख जाइएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, इसको बाद में करेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी। आप इसको देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये नेशनल एनसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में तैयार किया गया, और उसमें उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, किसकी उपलब्धि है। तो ठीक है, देखते हैं किसकी उपलब्धि है दोस्तों। गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की देखिए, पहले मैं बोला था कि आपको जो जो प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो, जो जो आंसर में नहीं सही होना चाहिए, उसको क्रॉस करते चलेंगे। तो आपका ये क्रॉस कीजिए, क्योंकि ये सही नहीं लक्षण है। गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, ये हो सकता है। गणित के अनुप्रयोगों की, ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट चलते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं ऑप्शन को। गणित के उच्च उद्देश्यों की ओर,
गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की ओर। महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है? तो महत्वाकांक्षी से आपका यही है, 4 आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। गणित के उच्च उद्देश्यों माने गणित पढ़ाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारा हायर थिंकिंग ऑर्डर, यानी हमारा टारगेट बहुत ऊपर है गणित पढ़ाने का, उच्च उद्देश्य का, लक्ष्य का हमारा उसमें महत्वाकांक्षी से मतलब है दोस्तों। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने देखा, ये सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो जो दोस्त है हमारे वो नहीं कर पाते हैं या छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है दोस्तों, पढ़ना ज़रूर है एक बार। अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में गुना की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 गुना करने को कहा। सिंपल सा बात है, 48 को 4 से गुना करने के लिए कहा। ये 48 है दोस्तों, और कहा 4 से गुना करो। ठीक है, उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। मौखिक रूप से हल किया मैंने लिखा नहीं, अपनी डायरेक्ट बना दिया। 48 को 4 से गुना करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं, यानी कि 4 बार जोड़ दिए, 48 48 48 48, तो 192 हो गया। 6 6 12 के 2 9 9 18 19। ठीक है, इस प्रकार उत्तर 192 हो गया। ठीक है, गुना की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी बच्चा के गुना के रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? गुना की समझ उसको है, ये तो कह सकते हैं। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है कि उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझा है। बच्चे ने गुना करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है। संख्याओं को गुना करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए। उसे गुना की अवधारणा समझ में नहीं आई है। दी गई समस्या एक गुना समस्या है और योग की समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर होगा, बच्चे ने गुना करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है। संख्याओं को गुना करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, और गुना की अवधारणा समझ में नहीं आई है उसे, ये भी बात गलत है। दी गई समस्या एक गुना उसे गुना की अवधारणा समझ में नहीं आई। अवधारणा समझ में आई है तभी इस तरह से कर रहा है वो। और दी गई समस्या एक गुना समस्या है और योग की समस्या नहीं है, ये तो प्रॉब्लम हो गया आपका। ये तो क्या कह रहा है, बच्चे के बारे में पूछ रहा है, तो उसे गुना को बार बार योग के रूप में समझा है। उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझा। अगर शिक्षक ने उसको इस तरह से समझाया है कि 2 को बार बार ऐसे जोड़ेंगे, देखो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जोड़ने में आसानी हो गया, तो इस तरह से वो पहला इसका आंसर सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों सही होगा आपका, इसमें से जो सही है वो सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए ध्यान रखेंगे ऐसे प्रॉब्लम को। देखिए 56.7 किलोग्राम, तो जब किलोग्राम रहता है दोस्त तो किलोग्राम के बदले में 3 जीरो लगाएंगे, आप याद रखिएगा। किलोग्राम जहाँ भी होगा, केजी या किलोग्राम, इसके बदले में आप 3 जीरो लगा देंगे तो ग्राम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। किलोग्राम अगर जहाँ कहीं भी लिखा होगा उसमें 3 जीरो लगा दीजिएगा तो ग्राम हो जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम में 1 पर 3 ठो जीरो दे दीजिए आप, तो 1000 ग्राम कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सवाल पढ़ाते हैं। अब देखिए जगह कम है, देखिए इसमें 56.7 किलोग्राम है। आसानी से समझेंगे दोस्तों, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का विषय है, कंपटीशन में हमको सफल होना है। 56.7 किलोग्राम, तो किलोग्राम के बदला में हम क्या करेंगे, 3 ठो जीरो लगा लेंगे। ठीक है, और 56.7 था तो पहले नंबर को नोट कर दीजिए। अब देखिए एक अंक के बाद यहाँ पर जीरो दशमलव है, 7 पॉइंट पहले है, तो यहाँ एक अंक के पहले दशमलव दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। तो इतना ग्राम का मतलब हुआ, पहले समझिए, 5 यहाँ से लिख देता हूँ, 5670 ग्राम। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, 5670,
यानी यहाँ तक तो लिखा है, 1 जीरो यहाँ पर मिसिंग है, यानी 1 जीरो नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए यहाँ पर, यही नहीं है, यानी पहला ही आंसर आपका गलत है, इसलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा। और दूसरा और टेस्ट करके देखिए कि और तीनों में से कोई सही लग रहा है क्या आपको, सॉरी गलत लग रहा है क्या। तो देखिए 1 घन के 6 फलक होते हैं, ये बात सही है, तो सही हो गया। तो सही नहीं ढूंढना हमको है, तो सही नहीं है, ये सही है, इसलिए इसको नहीं आंसर होगा। क्योंकि 1 घन क्या मतलब, एक रूम में आप बैठे हुए हैं तो रूम का सब देख लीजिए, नीचे वाला फर्श जिस पर आप बैठे हुए हैं, पलंग लगा हुआ है, छत, आपके ऊपर में जो पंखा लगा हुआ है, आपके बाएं साइड का जो दीवार है, हाँ, फिर दाएं साइड का दीवार है, एक सामने का दीवार है और एक पीछे का दीवार है। तो 6 गो आपका, 4 गो दीवार हो गया, एक छत हो गया, एक नीचे फर्श हो गया। तो इस प्रकार से 6 फलक हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए 0.1 और 0.1, यहाँ 0 लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, यानी 0.1 0.1 समान हो गया, यानी कि ये भी आपका सही है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये भी आपका सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। पहले ही मिल गया हमको कि ये नहीं बराबर हो रहा है। तो आप इतना समय नहीं वेस्ट करते हुए एक में टिक लगाएंगे और एक का कंप्यूटर में टिक लगाएंगे। अपने आप कंप्यूटर से एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, तो माउस को क्लिक करेंगे एक पर ऐसे करके, मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का, ऐसे लिखा रहता है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑप्शन में है, 2 है, 3 है और 4 है, ऐसे रहेगा। तो आप एक का है तो एक पर क्लिक कीजिएगा माउस को, तो अपने रंग आ जाएगा, वो कलर हो जाएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मैं कुछ बच्चे हमको बार बार करते सर गणित का क्वेश्चन बनाइए, गणित का क्वेश्चन बनाइए। तो हमने गणित का क्वेश्चन तैयार किया सीटेट के लिए, देखते हैं आप लोग कहाँ तक इसमें अच्छा कर पाते हैं। देखिए संख्या 1 2 3 4 5 एक क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा है। सीटेट में सभी क्वेश्चन दोस्त पूछ डाला है, इसलिए अपने आप में ये भी है क्वेश्चन सब का सेट मैंने दिया है। संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। 3 है यहाँ पर दोस्त, 3 का स्थानीय मान देख लीजिए, 3 लिखिए और 3 के बाद देखिए 2 अंक है, तो 2 ठो शून्य हो जाएगा, यानी 300 हो गया दोस्त। और अंकित मान तो 3 ही होगा, और अंतर बोल रहा है तो घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, तो 297 आपका। देखिए दोस्तों कहाँ मैच कर रहा है आपके आंसर में, ये थर्ड में मैच कर रहा है दोस्तों, थर्ड आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा माथापेची नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, ये क्षेत्रमिति से है, 8वां क्लास का सवाल, 7वां क्लास का सवाल, इसको समझ सकते हैं आप, 7-8 क्लास तक टच किया है। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप है, तो देखिए दोस्त पहले वर्ग का हम निर्माण कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, ठीक है। तो परिमाप मान लीजिए ये x है, ये x है, ये भी x है और ये भी x है वर्ग में, तो परिमाप है 24 सेंटीमीटर, यानी ये x 4x हो गया, जोड़ेंगे तब ना परिमाप 24 सेंटीमीटर हुआ। तो आप दिमाग लगाइए कि 24 सेंटीमीटर को हम जो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड करेंगे, तो 6 चौका 24, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी x के जगह पर 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तब हो जाएगा 6 चौका 24। चलिए, और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की रचना कर लीजिए, कलर चेंज कर देता हूँ, एक आयत की रचना कर लीजिए। चलिए ये आयत हो गया, कह रहा है कि आयत की लंबाई कितना है दोस्त, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका भी परिमाप दोनों का बराबर होना चाहिए। ये 8 है दोस्त, तो ये भी 8 होगा, परिमाप पहले देखते हैं निकाल कर। तो 8 कितना हो गया, 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16, यहाँ पर 24 है दोस्त, पहले देखिए 24 है, तो 16 में क्या जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो 16 8 8 16 है, 16 में 8 जोड़ेंगे, 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 जोड़ेंगे तो 16 8 24, माने परिमाप हमको समान कह रहा है करने के लिए। तो 24 मैंने 16 में 8 8 16 में 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो 8, देखिए 16 में 8 जोड़ेंगे तब 24 होगा, यानी वर्ग का परिमाप है 24, आयत का भी परिमाप 24 करने के लिए हमको 8 जोड़ना पड़ेगा।
तो 8 जो लंबाई जोड़ेंगे तो यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तब ना 4 4 8 होगा दोस्तों। यानी देख लीजिए आयत में लंबाई बड़ा है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 4 हो गया 8। ठीक है, अब कहता है आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो दोस्तों अभी बहुत आसान हो गया, देख लीजिए ये 4 है और ये 8 है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल देखिए बहुत आसान है, नहीं याद रहेगा तो याद करना पड़ेगा, याद तो आप ही लोग कीजिएगा। लंबाई को अंग्रेजी में L लिख देते हैं, चौड़ाई को अंग्रेजी में B लिख देते हैं। तो लेंथ ब्रेथ, तो लंबाई कितना है दोस्त 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 8 चौका 32 वर्ग सेंटीमीटर हो गया आंसर। देखिए तीसरा आंसर सही है इसका, 3 में 32 दिख रहा है। चलिए हम इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर आंसर में चलता हूँ। ये 3 32 सेंटीमीटर आंसर होगा, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देख लिया। अगर दिक्कत है तो फिर से वीडियो को देखें, आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी क्षेत्रफल का सवाल था, अभी यहाँ पर आयतन का सवाल आ गया है, आयतन का सवाल। तो पहले आयतन को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आयतन का सूत्र आप जानिए पहले, आयतन। और ये आयतन आयताकार बक्सा है, इसका मतलब हो गया घनाभ हो गया दोस्तों। आयताकार जो बक्सा होता है उसको घनाभ बोलते हैं और वर्गाकार जो बक्सा होता है उसको घन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, घन माचिस का जो शेप है, माचिस, ये माचिस ऐसा होता है ना दोस्तों, देखिए ऐसा, तो इसको घनाभ कहेंगे। और लूडो का जो गोटी होता है, जिस छक्का बोलते हैं जिसको, लूडो का गोटी ऐसा होता है दोस्तों। और इसी पर 1, इस पर ऐसे 4, इस पर ऐसे 3 2 ऐसे रहता है अंकित। तो ये आपका हो गया घन, ये घन है दोस्तों, घन घन। तो घनाभ और घन आपने देख लिया चित्र के माध्यम से। और फिर हम चलते हैं फार्मूला की ओर। तो घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन, सवाल को आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, L गुने B गुने H होता है। यानी घनाभ में लंबाई हुआ, घनाभ रूम को समझ लीजिए आप, जिस रूम में हैं, जिस कमरे में हैं, तो नीचे वाला लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, जिस पर नीचे में बैठे हुए हैं लंबाई चौड़ाई, और छत की ऊंचाई तक, ज़मीन से छत की ऊंचाई तक ऊंचाई हो गया, H हो गया दोस्तों। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। यानी L गुने B गुने H, अगर लंबाई को चौड़ाई को और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो दोस्त ये आयतन निकल जाएगा। अंग्रेजी में उसको वॉल्यूम बोलते हैं, अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं, तो आयतन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सूत्र ये था, याद कर लीजिए, देख लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए दोस्त लाइन बाय लाइन। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। कोई बात नहीं है, ए का आयतन निकाल दीजिए और फिर बी का आयतन निकालिए। बी का आयतन कम होगा चूँकि लंबाई चौड़ाई भी कम है इसका, तो बी के आयतन में कितना गुना करेंगे कि ए का आयतन निकल जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। अब चलते हैं इसको निकालने के लिए। देखिए ए का आयतन, ए का आयतन, आयतन निकाल लीजिए। लंबाई है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी 20 गुने 18 गुने 15 सेंटीमीटर हुआ। और बी का 18 गुने 12 गुने 5 सेंटीमीटर है, तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। बी का हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। बी का आयतन 18 गुने 12 गुने 5 है, 18 गुने 12 गुने 5 है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कितना गुना वाला बात है, तो ए का आयतन बड़ा होगा, तो ए का आयतन बट्टा बी का आयतन करके आप इसको सोल्व कर लीजिए। चलिए फिर से हम इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से देखिए कैसे करते हैं। ए का बड़ा आयतन है तो पहले 20 लिख लीजिए, गुना शॉर्टकट में 18 लिख लीजिए, फिर क्या है 15 था, यहाँ पर देखिए दोस्त 15 है, बट्टा 18 है, बी वाला का 18 है, फिर 12 है और फिर 5 है। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, देखते चलिए दोस्त।
और फिर काटने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। 3 से देखिए, 3 चौका 12, फिर देखिए 4 पंचे 20, ऊपर नीचे कट रहा है, देखिए कितना सुंदर है। ये 18 18 कैंसिल हो गया दोस्त, तो ऊपर में कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। यानी इसका 5 गुना करेंगे तो ऊपर वाला का आयतन आता है, यानी बी का आयतन, ये बी का आयतन जो निकलता और ये ए का आयतन जो निकलता, तो बी का आयतन में अगर 5 से गुना करते तब ए का आयतन प्राप्त होता, ऊपर वाला का आयतन प्राप्त होता, यानी 5 गुना है। इसमें सवाल है ना, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, यानी 5 गुना। 2 आंसर हो गया। शायद नहीं समझे तो फिर से रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए आप। मैं फिर अब चलता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और आंसर की ओर चलता हूँ दोस्त। ये 5 आंसर आपका हो गया 32 का। यानी बक्सा ए का आयतन ज़्यादा है तो बक्सा बी के आयतन का, यानी बी के आयतन का, यानी बी को 5 से गुना करेंगे तब ए का आयतन आएगा दोस्तों। ठीक है, अभी हमने वही दिखाया यहाँ पे चित्र में। सभी सवाल के लिए फार्मूला नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो बड़ा वाला जो आयतन होगा उसमें ऊपर में गुना कर देंगे, L गुने बी गुने एच, और छोटा वाला कोई होगा तो L1 गुने माने B1, मतलब लंबाई 1 B1 और H1 गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे कटाइए, जो आएगा ऊपर में आएगा तो उतना गुना हो गया, नीचे में आएगा तो उतना डिवाइड हो गया, भाग हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। गतिविधि, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण, विभिन्न इकाइयों में समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए अच्छा, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। बच्चों को पढ़ाने घड़ी में समय कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए समय। देखिए दोस्तों, ये जो 2 नंबर ऑप्शन है आपका, ये सब अभी नहीं करना है शुरुआती में, प्रस्तावित में। ये समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में जब बच्चों से चर्चा करेंगे, बच्चे कब उठते हो तो सवेरे मॉर्निंग में, सुबह में वो बताएगा, सुबह 5 बजे 6 बजे इस तरह से। हाँ, कब सोते हो, रात 10 बजे। तो समय की कुछ अवधारणा वो खुद को बताएंगे आपको। हाँ, दोपहर में कितना टाइम होता है, इस तरह से जब पूछिएगा तो समय की अवधारणा बताएंगे। हाँ, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, हाँ कल क्या खाओगे, इस तरह से उसको समय की अवधारणा की ज्ञान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये 2 आंसर होना चाहिए, चूँकि न्यूमेरिकल है नहीं, फिर भी न्यूमेरिकल में तो आप 100% सही रहते हैं। इस तरह का प्रश्न में आपको कहीं गलती हो भी सकता है, फिर भी आप इसका 2 आंसर लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, ये तो मैंने बता दिया था, इसका फर्स्ट आंसर था, इसका मैंने आंसर फर्स्ट बताया था, ये तो बता दिया था। चलिए, इस तरह का प्रॉब्लम और हो सकता है, इसको भी दोस्त अभी छोड़ दीजिए, साफ नहीं हो रहा है। इसको देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया, कौन सही नहीं है। तो आप देखिए, ऐसा नहीं हर बड़ा का आंसर नहीं देना है। ये बड़ा लग रहा है देखने में तो उसको छोड़ दीजिए, पहले आप छोटे वाला को देखिए, कहाँ आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं कि सही वाला बात क्या है। ये समान लिखा है, देखिए 3 में देखिए, ये और ये सही है, बोल रहा है समान है, तो समान है, पहले चेक कर लीजिए। एक लाइन का है, हम बताए थे 0.40 है, 0.40, तो 0 का महत्व दशमलव के बाद नहीं होता है, कितना भी 0 दीजिए, यानी 0.4 ही हुआ। और यहाँ भी 0.4 ही लिखा हुआ है, यानी दोनों आपस में क्या है, समान है, यानी कि ये बात सही है, ये लाइन सही है। पूछ रहा है सही नहीं है, यानी आपका ये आंसर नहीं होगा। सही है लेकिन ये आपका आंसर नहीं टिक लगाइएगा, क्योंकि ये गलत है, माने आपके सवाल के अनुसार करा सही नहीं है, जबकि आपका सही हो गया। अब चलिए, 3/4 रुपया को इतना पैसा बोलेंगे कि नहीं, इतना रुपया बोलेंगे कि नहीं, तो 3/4 को रुपया है, मैंने 100 से गुना करिए यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4 रुपया माने 1 रुपया का 3/4 भाग हुआ, ठीक है। और इसको आप पैसा में बदलेंगे तो 3/4 गुने 100 करना ही पड़ेगा,
देखिए 3/4 गुने 100, तो 2500 का 100, 25 दिया 3/4 रुपया है, यानी 1 रुपया का 3/4 भाग, 1 रुपया का 3/4 भाग, यानी 75 पैसा हो गया। क्योंकि रुपया को 100 में बदले तो पैसा हो गया, 75 पैसा हुआ। और 75 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे दोस्तों तो 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 0.75 हो गया, यानी कि 75 रुपया। ये भी सही है दोस्तों, यानी ये कथन भी सही है, यानी ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्त ये पहले ही गलत हो गया, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है तो इसको हम 1.5 नहीं लिख करके ये 1.5 का मतलब हो गया, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए एक, तो 1.5 मीटर हो गया। और 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर नहीं कहलाया, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को लिखेंगे आप 1.05 सेंटीमीटर। पहले पूरा को हम डिलीट करते हैं दोस्त, घास पात हो जाएगा ऐसे। चलिए अब देखिए आप, ये तो आपका गलत हो गया, माने ये सेंटेंस सही था, ये भी सही लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो ये भी गलत हो गया। हमको सही नहीं है वो ढूंढना है। अब देखिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर यानी 1.05 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 1.5 मीटर लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ मीटर लगा दीजिए, मीटर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ बराबर लिखा है, यानी यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। हम ऊपर वाला को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि नीचे ही पकड़ लिया हमने आंसर को कि कौन सा गलत है। इसलिए कभी कभी बड़ा वाला को नहीं भी पढ़ेंगे, छोटा छोटा वाला जो होगा जल्दी पढ़ाएगा उसको पढ़िए और अपना आंसर को निकालिए और आप आगे बढ़िए। हमें आंसर सूझ करना है दोस्तों, वहाँ पर विद्वान बनने की आवश्यकता एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं इसको इसको डिलीट कर देना पड़ेगा हमको। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसको मैंने कुछ नोट्स करके लिख दिया है समय निकाल करके, तो टाइम ज़्यादा टेकिंग करेगा। गोरंग ये कोई नाम है, यहाँ प्रियंका लिख लीजिए, आप गरिमा लिख लीजिए, अमन लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटा काम किया, मंगलवार को 190 मिनट किया। तो 4.5 घंटा को पहले चलते हैं, 4.5 घंटा को आप 4 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। हाफ घंटा को 30 मिनट लिखेंगे ना, तो 4 घंटा को 4.5 घंटा को लिखिए 4 घंटा 30 मिनट, यहाँ मिनट लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। मंगलवार को 190 मिनट, तो 190 मिनट का मतलब हो गया 60 से अगर आप भाग देते हैं तो ये निकल जाएगा, यानी 60 घंटा निकालिए तो छत्रिक 18, 3 बार में दीजिएगा तो 180 होगा, यहाँ 10 होगा बचेगा दोस्त, यानी 3 घंटा तो हो गया, 10 मिनट बचा। तो देखिए 3 घंटा ग्रीन वाला देखिए 10 मिनट, तो ये आपको 190 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटा 10 मिनट काम किया वो लड़का। घंटा में बदलना पड़ेगा सवाल में दोस्त, 1 घंटा काम करने का 42 रुपया मिलता है सवाल में। सवाल को फिर से पढ़वाएंगे हम, पहले समझिए। और फिर कह रहा है बुधवार को 5:20 सुबह में, 5:20 सुबह में, सूर्योदय भी नहीं हुआ है, से 9:10 सुबह तक काम करता है। ठीक है, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ बहुत सारा चीज़ को, फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए और फिर देखिए इसको दोस्त, 5:20 से 9:10 AM तक काम करता है। तो ठीक है, आप घड़ी में 5:20 सोचिए और 20 मिनट के बाद 40 मिनट और काम करेगा वो व्यक्ति, तब ना 1 घंटा हो जाएगा, 6 बजेगा। समझ रहे हैं? तो हाँ समझ गए, तो समझिए 6 बजने के लिए 20-40 मिनट और काम करेगा वो, तो 6 बज गया। अब 6 के बाद देखिए 7 होगा 1 घंटा हो गया, 8 होगा तो दूसरा घंटा हो गया, और 9 हुआ तो 3 घंटा हो गया। 3 घंटा के बाद फिर 10 मिनट और काम किया वो, यानी 10 मिनट इधर है 40 मिनट इधर है, तो 40-10 50 मिनट काम किया, और इधर 3 घंटा, यानी 3 घंटा 50 मिनट। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है 3 घंटा 50 मिनट। तो आपने देख लिया 4 घंटा 30 मिनट सोम को, 3 घंटा 10 मिनट मंगल को, और ये बुधवार को इतना घंटा काम किया। अब शुक्रवार को कह रहा है कि 220 मिनट, फिर डिलीट करता हूँ मैं बहुत सारा चीज़। शुक्रवार को कर रहा है 220 मिनट, देखिए तो फिर 220 को आप 60 घटाते घटाते चलिए, 60 नहीं तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 6 × 18, यहाँ भी 6 × 18 लग जाएगा,
6 चौका 24 करेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं लगेगा। तो 12 में से 8 गया 4, ये कैंसिल, ये 0, यानी 3 घंटा 40 मिनट। देखिए 3 घंटा 40 मिनट हमने लिखा है ऑरेंज कलर से, पीला कलर से लिखा है दोस्त, सॉरी पीला कलर से लिखा है, ठीक है। तो अब और सवाल को पढ़िए फिर से आप। ये 3 घंटा है, ये 40 मिनट, नीचे में जो बचा है वो मिनट हो गया दोस्त। अब आगे देखिए काम क्या, उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, सॉरी 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपया मिलते हैं। ये 42 है, ये रुपया का सिंबल है। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया, तो पहले कुल कितना घंटा काम किया ये आपको चाहिए। आपको घंटा मिनट में समय हमने निकाल दिया है 4 दिन का, ठीक है। अब निकालिए, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 40, पहले यहाँ देखिए 50 और 10 60 हो गया। तो 60 मिनट का 60 मिनट में 60 मिनट अगर काम करते हैं तो 1 घंटा होता है दोस्त। तो ये 50 10 मिलकर 1 घंटा हो गया। इधर 3 3 6 है, ये है, देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूँ 3 3 6 घंटा, और 50 10 मिलकर के 1 घंटा हो गया। तो 6 1 7 घंटा हो गया। चलिए फिर देखिए, इधर देखिए 4 घंटा ये है और 3 घंटा ये है, तो 4 3 फिर 7 हो गया, 7 7 14 घंटा, समझिए। फिर यहाँ बचा 30 मिनट और यहाँ 40 मिनट। तो 40 मिनट में 30 मिनट ले लीजिए, इस 30 मिनट में यहाँ डाल दीजिए। तो 30 मिनट और 30 मिनट क्या हो गया, 60 मिनट। फिर तो 60 मिनट माने 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटा हो गया, 14 1 15 घंटा हो गया। और यहाँ से 30 मिनट लिए दोस्त इसमें, तो यहाँ कितना बचा 10 मिनट, यानी 15 घंटा 10 मिनट हो गया दोस्त। अब इसको फिर डिलीट करता हूँ मैं। टोटल जब हम ऐड करते हैं दोस्त सारे समय को, ये समय को और ये समय को, तो 15 घंटा हुआ था ना, 15 घंटा 10 मिनट होता है दोस्त। और 1 घंटा का 42 रुपया काम करने का लेता है। तो 15 घंटा का काम करने का लेगा 42 गुने 15, 42 गुने 15। पहले इसको निकाल लीजिए, फिर आपको दिमाग, 15 गुने 42, देख लीजिए फिर से, देखिए बैक करके भी देख सकते हैं आप लोग। 15 गुने पहले 42 निकाल लीजिए, 15 दूना 30 और 15 चौका 60, ये गुना है। एक दिन 1 घंटा का 42 रुपया है, तो 15 घंटा का पहले निकालेंगे। 42 रुपया 1 घंटा में उसको मिलता है, लेबर को या प्रियंका को, अमन को, किसको। तो 15 दूना 30 और 15 चौका 60, 0 3 0 3 और 6, यानी 630 रुपया हो गया 15 घंटा का इसको मिलने वाला राशि। तो आप दोस्त आंसर की ओर चलिए। पहले हो सकता है कि इतना ही करने से हमको आंसर मिल जाए, और आगे हम जो है ये जो बचा हुआ था 10 मिनट, उसका कैलकुलेशन हमको नहीं करना पड़े। देखिए 630 आया था, सॉरी एक बार फिर से गुना करके देख लेते हैं, छोड़ देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। 15 गुने 42, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 0 15 दूना 30, 15 चौका 60 और 3 और 6, 630 घंटा, 630 रुपया, सॉरी 630 रुपया। देखिए 637 रुपया है चौथा में, 45 होगा नहीं, क्योंकि इससे तो ज़्यादा ही समय काम किया है, हैं 15 घंटा से। तो 580 भी नहीं होगा, 560 भी नहीं होगा, यानी अपने आप ये तीनों आंसर आपका कट गया दोस्त। तो चौथा ही आंसर ना आपका आंसर होगा, क्योंकि नन तो नहीं दिया हुआ, कोई नहीं है ही ना ऑप्शन। तो आपका 637 आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि 10 मिनट और काम किया। उसको कैलकुलेशन करेंगे आप, यहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आंसर को चूज कर लिया। विद्वान बनने का आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट करने का आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कुछ क्वेश्चन का सेट मैंने दिया था, इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और निश्चित तौर पर मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ कि आप लोग का सीटेट कंप्लीट हो। मैं भी एक शिक्षक हूँ, आप लोग शिक्षक बनिए और बच्चों को पढ़ाइए आकर के विद्यालय में ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि लोगों का धारणा बन गया है, लोगों की धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूल का शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। तो आप आकर के जब पढ़ाएंगे विद्वान शिक्षक, तो निश्चित तौर पर ये धारणा बदल जाएगा, बदल कर हम लोग रख देंगे दोस्तों। शिक्षक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए मैं विदा होता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।